मोदी साहब इज डायनामिक पर्सन, इसमें कोई बात नहीं। वो आपको कहते हैं कि मैं आपको जानता हूँ, जब मैं सुबह योगा करता हूँ तो आप ही के संगीत सुनता हूँ। एक सवाल ये कि आज यहाँ पे भोजपुरी, मैथिली, नागपुरी ऐसे संगीत को विश्व पटल पे कैसे ले जाएगा? ए.आर. रहमान के साथ रिकॉर्डिंग, वो रात को 12 बजे शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग, बहुत इंतजार ना करवाते हुए, जो सारे लोग जानना चाहते हैं। तो आप अहमदाबाद में होते हैं, आपको फोन आता है कि ग्रैमी हमारे इससे आ गया है कि पीटीएम में आप कभी नहीं जाते थे, बहुत सख्त भी था। अरे बहुत आपको एक क्रॉसरोड्स फेस्टिवल में बुलाया जाता है, 70,000 लोग होते हैं वहाँ पे। अब वो एक रॉक शो था, आप वहाँ पे मोहन वीणा लेकर चढ़ते हैं, मन में क्या था? संजय लीला भंसाली इज सच ए क्रिएटिव पर्सन। आज के जो युवा तंतुवाद सीख रहे हैं, जो बजा भी रहे हैं, उनके लिए रियाज के कुछ टिप्स है तो देते चलें। ग्रैमी, संगीत का ऑस्कर, जिसे पाने के लिए विश्व भर के कलाकार जद्दोजहद करते रहते हैं, बिना किसी रिहर्सल के संगीत बनाते हैं और ग्रैमी को भारत की झोली में डाल देते हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इतिहास गवाह है, जयपुर की हवेलियों में अक्सर राजा महाराजाओं की कहानियां गूंजती रहती है, लेकिन कहानी की शुरुआत उस हवेली से होती है जहां कानों में राग यमन की वो मशहूर बंदिश उनकी मां गाती हैं, और वो उस हवेली में ताउम्र गूंजती रहती है, जो था अरिएरी आली पिया बिन। यह दास्तान है उस बालक की जिसने स्कूल में माट साहब की पिटाई देखी और पढ़ाई वहीं छोड़ दिया, बस्ता फेंक कर घर में पढ़ना चुना। लोगों ने कहा यूपीएससी कर लो, अफसर बन जाओ, लेकिन अंतरात्मा ने नट भैरव की तरह जगाया और कहा तुम फाइलों में हस्ताक्षर करने के लिए नहीं, लोगों की दिलों पे राज करने के लिए बने हो। यह कहानी है उस जुनून की जिसने 25 रुपए के गिटार और पुराने स्कूटर के टूटे हुए एक्सेल से रियाज किया और विदेशी साज को मोहन वीणा दिया। लेकिन इस साधना की कीमत भी थी। ऐसे पिता जिन्होंने राग विश्व रंजनी रचने में और विदेशी साज को देशी बनाने में अपनी साधना में इस तरह से तल्लीन रहे कि वो भूल गए उनके बेटे सलील कौन सी क्लास में है। जिन्होंने गिटार की तरह दिखने वाले वाद्य यंत्र को संस्कृत बोलना सिखाया और भारत को ग्रैमी अवार्ड दिलाया। पद्म भूषण, तंत्र सम्राट, राग विश्व रंजनी के गहराई और मोहन वीणा के जनक, लिविंग लेजेंड, स्वागत कीजिए पंडित विश्व मोहन भट्ट का। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार नमस्कार। पंडित जी शुरुआत वहीं से करते हैं जब महिला आती हैं आपके पिताजी के पास सीखने के लिए और हवाईयन गिटार को देख के आप मोहित हो जाते हैं हवाईयन गिटार में, और हवाईयन गिटार को मोहन वीणा बनाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ा कुछ देखिए। मैं समझता हूँ कि हर कलाकार का एक सपना होता ही है और होना ही चाहिए, जब तक जुनून नहीं होता है तब तक। और दूसरी बात यह कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये भी बहुत सही कहा है किसी ने। तो मैं, हालांकि मैं यंग ही था, लेकिन मेरे क्योंकि परिवार में संगीत पूरी तरह से विद्यमान था, पीढ़ी दर पीढ़ी संगीत चलता आ रहा था। तो जैसा कि आपने कहा कि एक रूम में से मेरी मदर की आवाज़ आती थी मुझे, एक तरफ से पिताजी की आवाज़ आती थी, एक तरफ भाई साहब की सितार की आवाज़ आती थी। तो जो अपब्रिंगिंग है जी, इट वाज फुल ऑफ म्यूजिक ऑल अराउंड। तो एटमॉस्फेयर, हेरिडिटी भी आ गई और एटमॉस्फेयर भी आ गई, उसके चलते फिर ये सपना शुरू हुआ। तो मैंने ये सोचा कि एक देयर शुड बी वन इंस्ट्रूमेंट which could incorporate the sound and techniques of all the Indian traditional instruments like sitar, sarod, veenas, santoor, sarangi, just assimilate the sound, and one instrument could incorporate the गायकी मतलब हमारे यहाँ कहते हैं गायन को जी। तो उसमें मीड़ होती है, मीड़ जी, और होता है तंत्रकारी, उसमें होती है मिजराब के बोल होते हैं जी, और झाला होता है जी। तो इन दोनों का समावेश करने के लिए एक मेरे दिमाग में कल्पना चल रही थी। हालांकि मैं 14-15 साल का था, बट आई वाज वेरी स्ट्रांगली इनटू म्यूज़िक। तो वो फिर धीरे धीरे, जैसा कि आपने अभी कहा कि फिर वो एक गिटार दिखा मुझे एक मेरी पिताजी की स्टूडेंट ने, तो फिर वो जब जा रही थी तो 25 रुपये में ख़रीद लिया हमने। एंड देन द प्रोसेस स्टार्टेड। इट वाज लाइक अट्रैक्टिंग मी टू डू समथिंग ऑन। जी एक चीज़,
स्कूटर का एक्सेल से स्लाइडर बनाना, ये आपके दिमाग में कैसे आई? ये तो देखिए बहुत यूनिक चीज़ है। वो होता है कि हमारे यहाँ कबाड़ी का सामान पड़ा रहता है कॉर्नर पे, जी लेकिन देने में थोड़ी देर करते हैं सब लोग कि अरे शायद कुछ थोड़ी देर बाद दे देंगे, काम आ जाएगा। तो वो एक जो जो अपने दरवाजे की जो सांकड़ होती है, जी लैच, हाँ, कुंडी कुंडी, तो वो कुंडी बेकार पड़ी हुई थी, तो मैंने वहीं से वो उठाई और फिर उसको कटवा के, और उसको स्लाइड बोलते हैं हम जी लोग, जी जी स्लाइडिंग रॉड, जी दैट इज़ कॉल्ड हवाइन गिटार्स स्लाइडिंग रॉड। तो वो उसका मैंने उससे वो किया, एंड इट इज़ स्टिल विद मी सिंस 1967। आप सोचिए कि ना अभी कितने हो गए, 58 के ऊपर हो गए साल। दैट स्टील रॉड इज स्टिल विद मी, और वो करीब करीब 82 कंट्रीज़ की यात्रा कर चुका है। मैं वही चीज़ पढ़ रहा था, लेकिन गुरुजी एक चीज़ मुझे जानना है। जी जब हम कहीं पे जाते हैं, आपके पूरे पिताजी भी पंडित मनमोहन भट्ट जी ऑलरेडी सितार गायन में माता जी भी गायन में, भाई साहब जो है वो ऑलरेडी सितार प्लेयर थे, बहन भी संगीत से ही थी, सितार बजाती थी। एक छोटा सा सवाल मेरे मन में अक्सर आता है जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। इतने गूढ़ शास्त्रीय संगीत के घराने से आने के बावजूद जब आप पंडित रविशंकर जी के पास गए होंगे गंडे बन सागित होने के लिए जी, तो क्या रिएक्शन था उनका वो गिटार को देखते हुए, और जब आपने मोहन बीना रचित किया? मैं पढ़ रहा था एक चीज जहां पे मुझे ये चीज, एक इंटरव्यू में 21 जुलाई का इंटरव्यू आपका, उसमें पढ़ रहा था कि ही एक्सेप्टेड मी ऑन वन कंडीशन, आई हैड चेंज माई इंटायर टेक्निक। ये बहुत मुश्किल होता है। अगर हम तबले में भी अगर ता धा ना, तो ये अगर हमें कोई टेक्निक चेंज करने को कहे बहुत मुश्किल है। ये एक महापुरुष, और क्या बोलूं, ये मेरे पास शब्द नहीं है इन चीजों को बोलने के लिए। इसके कुछ जर्नी के बारे में कुछ बताया जाए। पंडित रविशंकर जी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती, मतलब भारत रत्न, और फिर एंड सो मैनी इंटरनेशनल अवार्ड। तो एक जगह पे मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने कहा कि आई वांट टू सरेंडर माई सेल्फ। अपनी ज़िंदगी में ऐसे एक कभी क्षण आते हैं, क्या बात, कि यू वांट टू सरेंडर योर सेल्फ, योर एंटायर वर्क यू वांट टू डेडिकेट टू समबडी। तो मेरे दिमाग में वो आया, तो मैंने उनको बोल दिया ये ऐसा है, मेरी ये इच्छा है जी। तो बोले कि अरे यू आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश आर्टिस्ट, बिकॉज इट वाज इन 1983। तो तब तक मैं 13 साल की मेरी परफॉर्मेंस यात्रा शुरू हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि यू आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश आर्टिस्ट, व्हाई डू यू वांट टू डू? मैंने कहा नो इट इज़ माई दिस थिंग डिज़ायर। तो उन्होंने कहा कि यस, मोस्ट वेलकम, आई विल बी प्राउड टू हैव यू एज ए डिसाइपल। जैसा कि बहुत इंतजार ना करवाते हुए जो सारे लोग जानना चाहते हैं, ग्रैमी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और हर किसी को ना मिलने वाला एक पुरस्कार है, अवार्ड है, कह सकते हैं। मैं कल ही अपने इस पे स्पॉटिफाई पे सुन रहा था द मीटिंग ऑफ रिवर, मिस्टर खमाज पे बना हुआ है शायद, अगर मैं गलत ना हूं तो शुरुआती दिनों में बिना रिहर्सल के सान बरबरा चर्च में शांत माहौल में बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के वो चीजें शूट होती हैं, और अचानक से आप अहमदाबाद में होते हैं, आपको फोन आता है कि ग्रैमी हमारे हिस्से आ गया है। एंड वो अनाउंसमेंट, ग्रैमी गोज टू पंडित वी.एम. भट्ट, एंड वो जाना साथ में रिकॉर्डर के साथ में जाना और सारी चीजें रिसीव करना, और वहां से आना और उस ग्रैमी को गुरु जी के चरणों में रख देना कि गुरु जी ये आपका है। ये भक्ति अप्रतिम है। इसके बारे में कुछ बताया जाए। देखिए, पहला ग्रैमी अगर किसी इंडियन को मिला तो उन्हीं को मिला जी। उसके बाद शायद मैं गलत ना हो तो अल्लाह उसके बाद में फिर मुझे मिला। हाँ, आपके बाद। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जी। एंड ही वॉज वेरी प्राउड। हाँ, ये बोले कि नाउ ग्रैमी इज आवर दिस थिंग। हाँ, और बोले कि ये बहुत बड़ी बात है। And he heard my this album Meeting by the River, the album which got the Grammy,
एंड ही लाइक्ड इट वेरी मच और बहुत आशीर्वाद दिया. अच्छा, एक्चुअली दिस रिकॉर्डिंग वाज नॉट प्री प्लान्ड. जैसे होता है ना कि एक पहले म्यूज़िक कंपोज करते हैं, लिखते हैं, फिर उसकी रिहर्सल होती है, फिर जाके रिकॉर्डिंग होती है, फिर रीटेक्स होते हैं, एडिटिंग होती है. नथिंग वाज डन इन दिस केस. इट वाज जस्ट रिकॉर्डेड इन वन नाइट्स टाइम बिकॉज मेरा इतना टूर था अमेरिका का, तो आई हैड ओनली वन नाइट टू रिकॉर्ड. इट वाज नाइट, मिडनाइट. तो वो बस एक चर्च में जो सेंटा बारबरा के वहाँ पे जो था उसमें ये रिकॉर्डिंग हुई रात को 12 बजे. और राय कुडर जो गिटार प्लेयर हैं उनके साथ में पहली बार बैठा मैं. और ही सेड कि सर हाउ कैन वी रिकॉर्ड विदाउट रिहर्सल, विदाउट एनी दिस थिंग प्रिपरेशन. आई सेड let it be based on improvisation. Whatever comes at this time, क्या बात है, just imagination को रिकॉर्ड करते हैं और उसी तरह. तो मैंने 10 मिनट्स में एक नई धुन तैयार कर दी. एंड इट वाज रिकॉर्डेड विदाउट एनी रीटेक्स, नो एडिटिंग, नथिंग. एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी की जो 2 इंच टेप होती थी, जी बड़ा स्पूल रिकॉर्ड उस पर रिकॉर्ड हुआ है. And the natural ambience was taken in the recording. जैसे अभी यहाँ देखिए इसका जो क्लब है ये रांची जिमखाना का जो ये क्लब है, उसके इस बैंक्वेट हॉल में हम बैठे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ गूंज रही है. नेचुरल एम्बियंस है यहाँ पे. सच ए ब्यूटीफुल प्लेस सर. आपका ये जिमखाना क्लब तो बहुत ब्लेस्ड हो गया गजब है. तो वही साउंड लिया, ओरिजिनल साउंड लिया, मशीन से कुछ नहीं दिया. एंड दिस वाज दिस थिंग, इट वाज क्लिक्ड. अमेरिका में इसी बात को कहा कि ये कोई इसकी रिहर्सल नहीं हुई है, कोई एडिटिंग नहीं हुई है, नेचुरल साउंड, और उसको कैप्चर करके वो हुआ. मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ इसमें कि इतने सालों का रियाज, माता पिता का सानिध्य, गुरु का सानिध्य, मिश्र खमाज दिमाग में आता है, मिश्र खमाज आप बजाते हैं और वो ग्रामी ले आता है. मिश्र खमाज कैसे दिमाग में आया गुरुजी? बहुत नादान सवाल है, मैं कर रहा हूँ, ये थोड़ा बताया जाए एक बारी. हाँ, तो इसमें देखिए राग का अलग अलग इस्तेमाल कैसे किया, दैट इज द थिंग. क्योंकि अपने पास नॉलेज तो होती है जी, हाउ टू यूटिलाइज दैट नॉलेज और उसको कैसे ताल में कैसे बनाया जाता है, वो एक टेक्निकल सवाल है. तो वो मैं इतना डिटेल शायद नहीं समझा पाऊँगा विदाउट माई इंस्ट्रूमेंट. जी, तो जी ठीक है. तो एक बहुत लाइट सवाल पे आते हैं. लगान फिल्म, लगान, राधा कैसे न जले, AR रहमान के साथ रिकॉर्डिंग. बिल्कुल बिल्कुल. क्या माहौल था? AR रहमान बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आप वहाँ गए, रिकॉर्ड किए, अंदर स्टूडियो का क्या माहौल था, कैसे रिकॉर्ड हुआ ये गाना? तो ही हैज़ ए टिपिकल टाइम एंड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग. वो रात को 12 बजे शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग. उनकी हॉबी है, दिन में काम नहीं करते जी. और एक पूरा जो उनका मिक्सर है वहाँ पे सिर्फ एक मोमबत्ती जलाते हैं और माहौल बनाते हैं और फिर रिकॉर्ड करते हैं खुद ही. ही हिमसेल्फ रिकॉर्डेड, मतलब प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग जो है उन्होंने खुद ही की मेरी तो. और फिर मुझे कह दिया सर यू प्ले वॉट एवर यू वांट. मैं तो बता नहीं सकता आपको, यू आर सच ए माएस्ट्रो. तो वो गाने की वो थोड़ी धुन बताई थी उन्होंने और फिर मैंने कहा कि ओके दिस पर्टिकुलर सॉन्ग इज़ इन शाहाना कानड़ा राग. वो बोले कि वाह, बोले आई डिडंट नो. तो वो मैंने फिर उसी समय उसका वो कंपोज किया और तान उसमें बजाई. पंडित जी, आपको लिए चलते हैं 2004 में. आपको एक क्रॉसरोड्स फेस्टिवल में बुलाया जाता है. 70,000 लोग होते हैं वहाँ पे. एरिक क्लैप्टन. एग्जैक्टली. जी. मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ. 70,000 में वो एक रॉक शो था, आप वहाँ पे मोहन वीणा लेकर चढ़ते हैं. मन में क्या था? मन में ये था कि हमारी इतने से छोटे से इंस्ट्रूमेंट को लेके और 70,000 के बीच में क्या होगा. क्योंकि वो तो अपने हैवी मेटल और हैवी गिटार और
जैम और सारा जी। उनका तो वही माहौल था। एरिक क्लैप्टन थे, कार्लोस सेंटाना थे, बीबी किंग जो कि बहुत बड़े ब्लूज के देवता मांगते। मैं देख रहा था उसको यूट्यूब के ऊपर, लेकिन वहां पे जब आप चढ़े तो आपको ऐसा नहीं लगा कि लोग हुटिंग कर देंगे? नहीं क्योंकि भीड़ अलग तरह की आती है वहां पे। अलग होते, लेकिन दे आर सो नाइस। आई मीन पीपल, द ऑडियंस इज सो सोबर, सो नाइसली दे रियली एनकरेज। और मेरा जो एक करीब 10 मिनट का एक पीस था जी। बस, सो 10 मिनट में बस आई हैड टू पुट माई लाइफ ओवर इट। पंडित जी, दूसरा मैं आपके एक गुरु भाई के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन आपके गुरु भाई हैं। मैंने पढ़ा इनके बारे में कि आखिरी एल्बम उन्होंने ब्रेन वॉश आपके साथ रिकॉर्ड करते समय आपको फ़ोन किया, और उनकी आखिरी मुलाकात और बातचीत कैसी थी सर? बहुत अच्छी साहब, बहुत। एक्चुअली दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई गुरु जी, क्योंकि वो ही मुझे लेके गए थे उनके घर पे और उन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया था। लंदन में बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा घर था, और वहाँ पर मेरा प्रोग्राम रखा था उन्होंने उनके छोटे से रूम में, एंड ही लव्ड। और मोहन वीणा भी फिर उन्होंने लिया मुझसे। क्या बात है, ये तो बड़ी बात है जी। अच्छा, ये कल मैं एक बड़ी चर्चा है हर पॉडकास्ट में, आप ये बात कहते भी, और बहुत जगह पे ये चीज़ आपके इंटरव्यूज छपे भी हैं। आपके सुपुत्र, जो आपके सलील भट्ट हैं, सुपुत्र आपके, वो कहते हैं कि पीटीएम में आप कभी नहीं जाते थे, बहुत सख्त पिता थे। आज जो जिस मकाम पे वो हैं, आपको क्या लगता है कि आपका जो स्ट्रिक्टनेस था, आपने जो उनके ऊपर सख्ती की, क्या आज वहाँ पे जो है, क्या इसी की वजह से हैं? क्या कहेंगे इसमें? ये तो बात तो सही है। देखिए, म्यूज़िक नीड्स डिसिप्लिन। एग्जैक्टली। और एक वो होता है हमारा वो क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, वो वी हैव टू फॉलो। एंड दिस क्लासिकल म्यूज़िक में क्या होता है कि जो नॉर्म्स होते हैं, सो वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो देम। और फिर उसके बाद में अपना इम्प्रोवाइजेशन, अपनी कल्पना काम करती है। कि जैसे आप यमन राग है तो स नि रे ग म प म ग ग रे स नि रे स नि ध नि स नि प म ध नि स नि रे ग म रे म म ग रे ग रे स। क्या बात। स नि स नि स नि स नि स नि स नि रे ग रे स नि रे स ध ध नि स नि स नि ध नि स नि स नि स नि ध नि रे ग रे स नि रे स नि ध नि रे रे ग ग म प म ग रे ग म प ध प म ग रे ग नि रे ग म प म ग रे स नि स प म प म प म प म प म ध नि ध प म ग रे ग प म ग रे स नि रे स प ग रे नि स। सपोज एक कल्पना होती है, ये कंपोज हो गया। अब इफ यू टेल मी टू रिपीट इट, आई विल नॉट बी एबल। ये ब्यूटी है इन क्लासिकल म्यूजिक। गुरुजी, राग की बात चल रही है जी। विश्व रंजनी एप्पल पे बहुत, एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पे बहुत फेमस है। इस पे बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, बहुत लंबा खींचा जा सकता है। उसकी रचना की एक जो कहानी है, कितने दिन लगे, कैसे विभिन्न थाटों को मिलाया होगा आपने, दो रागों को मिला जी। उसमें कुछ थाट भी होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी। तो कैसे वो पूरा राग एक बन के एक विश्व रंजनी का निर्माण होता है? ये जो मैंने किया था, ये उसकी जो रस और भाव और क्या भावना आप प्रकट कर सकते हैं स्वरों के माध्यम से। क्या होता है कि वर्डिंग्स तो है नहीं, स्वर हैं, तो उसमें कोमल भाव, करुण भाव, ये रस उसमें है। और इफ़ यू आर मिसिंग समबडी इन योर लाइफ, तो वो फीलिंग को मैंने उसमें कैप्चर किया उस राग में। मैं थोड़ा आपको और लेकर जाना चाहूँगा। एक बार जब पद्मावत पिक्चर बनी, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन आपने बहुत अपफ्रंट होकर ये बात कहा कि नहीं, इसको टैक्स फ्री करना चाहिए, इसमें घूमर है, राजस्थान की संस्कृति है, लोगों को देखना होगा। इतना अपफ्रंटनेस पंडित जी आना और इसने अपफ्रंट होकर चीज़ों को बोलना, ये बड़ी बात है। इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। नहीं, देखिए, संजय लीला भंसाली इज सच ए क्रिएटिव पर्सन, और बहुत टैलेंट है उनमें, बहुत टैलेंट है। डायरेक्शन का तो है ही, उनके सेट्स देखिए आप, क्या बात, क्या वो तो ब्यूटीफुल। मतलब
यू कैन फॉल इन लव विद द सेट्स ओनली। वो सेट्स ऐसे होते हैं कि उनको गिराने का मन ही नहीं करता है। दीपिका पादुकोण ने वो 2 करोड़ में सेट खरीद लिया उनसे। और म्यूजिक के लिए बहुत पैशनेट है वो। बहुत पैशनेट, बोली गिराओ मत इसको। तो ये वो म्यूजिक में भी बहुत महारत हासिल महारत है उनको। हाँ। लेकिन इतना अपफ्रंट होकर बोल देना जहाँ पे सारे लोग चुप हैं, सारे लोग चुप हैं। No, no, I am not so orthodox. I am open-minded and I appreciate anything. यही बात वहां पे भी आती है। 2014 चुनाव, हल्ला ये हो जाता है कि पंडित जी ने भाजपा ज्वाइन कर लिया। जी क्या कहानी थी पंडित जी, पूरा बात बताया जाए। नहीं, वो देखिए, मोदी साहब इज डायनामिक पर्सन, इसमें कोई बात नहीं। इतना टैलेंटेड पॉलिटिशियन कम ही आते हैं, और मुझे उनकी जो शैली है, उनके आइडियाज़ हैं, उनको जो बोल्डनेस है, और जो उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई, उससे मुझे लगता है कि ये देश बहुत आगे तरक्की करेगा। लेकिन जब आप उनसे मिलते हैं और वो आपको कहते हैं कि मैं आपको जानता हूँ, और आप जब मैं सुबह योगा करता हूँ तो आप ही के संगीत सुनता हूँ। ये तो आपको सब इंफॉर्मेशन पता है आपको। नहीं, थोड़ा बहुत हम भी पढ़ लेते हैं। वो बोले कि मुझसे कि मैं तो आपको जानता हूँ। मैंने कहा कि आप मुझे जानते हैं? बोले आपका उस समय सीडी हुआ करते थे। जी। बोले मैं सीडी प्ले करता हूँ जब मैं योगा करता हूँ। वो मैंने कहा वाह, दिस इज, ये तो अपने आप में एक बड़ी बात हो गई। बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ पंडित जी, एक चीज मैं कल परसों एक न्यूज़ देख रहा था। पंडित रविशंकर जी की बेटी हैं अनुष्का शंकर, सितार ब्रेक हो टूट गया। गया। जी, और सितार टूटना या कोई साज टूटना बहुत खराब। बहुत दिक्कत हो जाती है जब आप कहीं कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। लेकिन आप जैसे लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होती है जी, और ऐसी घटनाएं ही विश्ववीणा जैसे चीजों को दुनिया के सामने लाती हैं। क्या कहानी थी पंडित जी, एक बार बताया जाए। बिल्कुल। ये देखिए, ये तो खैर अब मिसहैंडलिंग तो हो ही जाता है जी। उसमें, यू कांट हेल्प। लेकिन वो रिपेयर हो गया सितार उनका। हाँ पता है, वो हो हो गया। गया। लेकिन मैं इस घटना के माध्यम से आपके उसमें ले जाना चाहता हूँ, विश्ववीणा कैसे बनाया, कैसे जी, ये जो है उसमें जैसे सलील ने जो किया आइडिया, उसने सात्विक वीणा बनाई। हाँ। तो उसमें वन पीस ऑफ वुड कार्व्ड, मतलब देयर इज नो जॉइंट। अदरवाइज आपने इंस्ट्रूमेंट में देखा होगा कि एक तो बॉडी है और एक फिंगर बोर्ड है जी। उसको ज्वाइन करते हैं, बीच में जॉइंट है। तो वो जब गिरता है इंस्ट्रूमेंट या जर्क लगता है तो वो वहाँ से, वो सबसे कमज़ोर उसकी जगह वही होती है, नेक। तो वो अवॉइड करने के लिए सात्विक वीणा का आविष्कार हो गया। अब आते हैं आपके संगतकारों के ऊपर। मैं आज आपका इंस्टाग्राम देख रहा था और मैं थोड़ा भाव विवल भी हो गया। मैं बहुत दिनों के बाद आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, एंड आपके एक पोस्ट में मैं देख रहा था कि आपने लिखा है कि जाकिर भाई, यू कांट लीव सो अर्ली। डर झलकता है पंडित जी। बहुत आपके साथ बहुत स्टेज पे उन्होंने तबला बजाया है। और जब मैं बात करूं, जब लास्ट में झाला बजाते हुए जब आप अनहद पहुंच जाते हैं और जब तिहाइयां आती हैं, चाहे वो चक्रदार हो, बेदम फरमाइशी हो, जो भी आप बजाते हैं, वो बहुत अच्छा है। ये टेलीपैथी कहा जाता है आप दोनों के बीच में। कुछ बताइए ना, किस्सा। नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूँ। ही वॉज ए, मतलब जिसको बोलते हैं कि वो तो अवतारी पुरुष थे। बिल्कुल। उनको तो भगवान ने ही बना के भेजा था जी। ऐसा तबला, इतना ज्ञान, इतना परफेक्शन और इतना चार्म। मतलब उनकी जो अपील थी पब्लिक में इतनी ज़बरदस्त थी। मतलब ही वॉज रियली, ही टुक बर्थ फॉर द काज ऑफ तबला। आज तबला जाना जाता है जाकिर भाई की तरफ। और एक चीज़ और पंडित जी मैं इसमें ऐड कर दूं, वो मरते दम तक, मतलब लास्ट तक अपने आप को कभी उन्होंने उस्ताद नहीं कहा। नहीं, हमें स्टूडेंट हमेशा वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ। जब वो संगतकार होते थे तो बिल्कुल संगतकार की तरह ही बिहेव करते थे, और जब सोलो होता था तब अपने बादशाह वो। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि सरेंडरशिप हैज़ टू बी देयर इन ए तबला प्लेयर। वो उन्होंने परिभाषा बता दी। वेरी सॉफ्ट स्पोकन।
वेरी सॉफ्ट स्पोकन। दूसरी बात, इतने बड़े आर्टिस्ट बैठे हुए हैं लेकिन आपको उनकी प्रेजेंस पता नहीं चलेगी कि वो बैठे हुए हैं, ये खूबी होती है। तो ही वॉज ए कंप्लीट पर्सन, कंप्लीट आर्टिस्ट, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। बैकस्टेज के कुछ किस्से बताइए। अरे बहुत बहुत, हम लोग तो इतनी हंसी मजाक करते। ही वॉज फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर। उनका इतना तगड़ा था कि छोटी छोटी बातों में हंसा के। अब एक दिन वो हमको मिले तो मैंने कहा, सर जाकिर भाई, यू आर लुकिंग सो ग्रेट एंड योर कुर्ता एंड योर पर्सनैलिटी इज शाइनिंग टुडे। तो एक ही सेंटेंस बोल दिया, लिटिल लेस देन यू। देखिए, सेंस ऑफ ह्यूमर। क्या बात है साहब, क्या बात। अब दूसरे को बड़ा बढ़ता देना, ये कितनी बड़ी बात है। मैं एक बार आज जब मैं आपका इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, कुछ पढ़ रहा था, तो मैं देखता हूँ कि आप फोक म्यूजिक, लोक कलाकारों के साथ बहुत जुड़े रहते हैं। एक वीडियो मैं देख रहा था जिसमें आप पधारो मारे देश केसरिया बालम बजा रहे हैं, जिसपे तबले पे पंडित राम कुमार मिश्रा हैं और आप केसरिया बालम बजा रहे हैं, और लास्ट में जब वो अपनी चीज़ें पकड़ते हैं, लोक कलाकारों के साथ और इतना मिलजुल के बजाना, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कैसे इतनी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं? नहीं, मैं एक्चुअली राजस्थान को बिलोंग करता हूँ जी। तो वहाँ का जो फोक म्यूज़िक है वो बहुत ही रिच है, और ख़ासकर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये जो एरियाज़ हैं, यहाँ पर 1000 आर्टिस्ट हैं कम से कम, मांगणियार्स। हाँ, मांगणियार्स। तो उनके साथ में तो वो होना ही था, मतलब। तो ये एक विशेष आग्रह है रांची जिमखाना क्लब की तरफ से। बताइए ना। क्योंकि हमारे जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं जी, वो काफी लोग राजस्थान से बहुत है। तो हम लोग साल में एक कार्यक्रम भी करते हैं, पधारो हमारे देश। अच्छा, मैं भी राजस्थानी हूँ। अरे वाह। मैं यमन भी खूब गाता हूँ, मैं गजल्स भी काफी गाता हूँ। क्या बात है, क्या तो पधारो हमारे देश आज जरूर सुनाइएगा, जरूर हमारे मेंबर्स को। ये आगे मैं इसी के लिए बैठा हूँ आज यहाँ, ये आग्रह करने। थैंक यू सो मच सर। मैं थोड़ा सा आपके शिष्यों के ऊपर भी आना चाहूँगा पंडित जी। मैं बात कर रहा हूँ ब्लू गिटारिस्ट, मशहूर ब्लू गिटारिस्ट हैरी मैक्स की। हैरी मैक्स, इतने बड़े गिटारिस्ट आपके पास आते हैं, बहुत बड़ा, आपके पास आते हैं, सारे जितने भी उनके जो स्टारडम है, चाम है, दरवाजे पे छोड़ देते हैं और आपके शरण में आ जाते हैं, गंडेबद शागिर्द बन जाते हैं आपके। कैसा रहता है इतने बड़े आर्टिस्ट को सिखाना, क्या सीखते हैं वो? देखिए, ये तो बहुत फ़ख्र की बात है कि अपना इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, उसमें मेरी विजय नहीं है, इसमें विजय है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की, कि वो इतना रिच है कि उसके फंडामेंटल्स और जो बेसिक्स हैं वो अगर किसी को समझ में आ गए तो दुनिया का कोई संगीत छुपा नहीं रह सकता। तो इसी तरह से बहुत अच्छा लगा कि वो हैरी मैक्स जो है मेरे पास में 5 साल तक रहे। आपके घर पे रहे शायद? हाँ, घर के पास में ही रहे, और बस मेरा एक जो छोटा सा रूम है वहीं पे वो बैठे रहते थे पूरे टाइम। रूम से मुझे याद आया, आप आज भी उसी रूम में रहते हैं जिस रूम में आपकी माता जी रहती थी। माता जी, वो मैंने प्रण ले रखा था कि मैं जयपुर नहीं छोड़ूंगा और वो घर नहीं छोड़ूंगा। तो वो तो चली गई 2005 में, लेकिन फिर भी मेरे पास है वो रूम है। गुरुजी, एक और सवाल है जिसमें मशहूर अमेरिकी रॉक बैंड काउंटिंग क्रोज भी आपके शिष्य हैं। काउंटिंग क्रोज के जो मैट मैली हैं, हाँ जी, आपके शिष्य। हाँ जी, बिल्कुल। एक रॉक एटीट्यूड वाले बैंड के पर्सन जी, इतना एटीट्यूड छोड़ के और गुरु की चरणों में समर्पित हो जाए, बहुत बड़ी बात है सर। ओ, यही तो सीखने में कैसे थे ये? सीखने में बहुत अच्छा सीख के गए, और मोहन वीणा भी लिया और मुझे अपने स्टूडियो में भी बुलाया, फिर वहाँ हमने एक रिकॉर्डिंग भी की। क्या बात। और बहुत अच्छा, नाइस, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। पंडित जी, और 2-3 बातें अब मैं आज की जो युवा पीढ़ी है उस पे आना चाहूंगा। पंडित जी, मुझे याद है सारेगामापा 2012 जी, आपने किन्हीं को कहा था कि अगर तानसेन होते तो शायद ऐसा गा रहे होते। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अमान की, जयपुर से। तो उनके फादर आपके साथ तबला ही बजाते थे। आज उनकी जो स्टारडम है उतनी नहीं दिखाई पड़ती जितने और लोगों की। क्या कहेंगे इसके ऊपर? कैसे
ड्रॉबैक कहूँगा मैं कि जो टैलेंट है वो सामने नहीं आ पाता है क्लासिकल म्यूजिक का। बाकी लोग आ जाते हैं फिर भी, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि जो होना चाहिए उतना रियलिटी शो से उतना फिर बाद में थोड़ा सा वो फेड आउट हो जाती है उसकी टॉप में। वही स्थिति मैं देखता हूँ अभी, जो और भी चीज़ें हैं जैसे रियलिटी शो में स्नेहा शंकर भी गा रही थी, वो भी वो तो फेनोमेनन है सर, वो तो लेके आइए भगवान की कृपा। पंडित जी, लास्ट सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा इस रांची के लिए, क्योंकि समय की बहुत कमी है। बज़्म-ए खास जैसे चैनल ने, पहले तो राजा महाराजा हमारा संरक्षण किया करते थे, कलाकारों का संरक्षण किया करते थे, बज़्म-ए खास ने, आपको क्या लगता है ऐसे जो चैनल्स हैं जिन्होंने शास्त्रीय संगीत को और उनके कलाकारों को, नए कलाकारों को एक मंच देने का काम किया है, तो आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सिर्फ नए नहीं, वो एस्टेब्लिश आर्टिस्ट को भी देते हैं, लेकिन नए लोग भी आ रहे हैं उनमें। नए लोग बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, बहुत उनको जरूर बुलाते हैं वो। मुझे बुलाया था करीब 16 साल पहले बज़्म-ए खास। हाँ, मैं देख रहा था। और हरिहरन साहब आए, तो काफ़ी लोग अच्छे अच्छे भी आए हैं, और नए जो हैं वो आर्टिस्ट भी, उनको मौका मिलता है बहुत बड़ा। अच्छा, दिल्ली में है और वो जान पहचान के हैं, वो करते हैं, गुप्ता जी। मेरे 2 सवाल बच गए हैं पंडित जी, उसको करके और क्लोज करते हैं। एक सवाल ये कि आज यहाँ पे भोजपुरी, मैथिली, नागपुरी, ऐसे संगीत को विश्व पटल पे कैसे ले जाया जाए, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, म्यूज़िक तो कोई छोटा नहीं होता है, सब में एक ओरिजिनलिटी होती है, सब में कुछ विशेषता होती है जो दूसरी जगह पे नहीं मिलेगी। तो जो ग्लोबल और जो प्लेटफॉर्म मिलना ही चाहिए, उसमें कोई मैं शक नहीं मानता हूँ कि होगा ही वो। जैसे राजस्थानी म्यूज़िक है, तो पहले इट वाज ओनली सेंटर्ड इन वेस्ट राजस्थान जी, फिर धीरे धीरे उसको इंटरनेशनल पहचान मिली और आर्टिस्ट बाहर जाने लगे और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। आज पेरिस में जब प्रोग्राम होते हैं मांगनी आर्ट्स के, तो सारे टिकट बिक जाते हैं। तो इसी तरह से हर रीजनल म्यूज़िक को भी हमको मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा लास्ट सवाल है ये कि आज के जो युवा तंतुवाद सीख रहे हैं, जो बजा भी रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए रियाज के कुछ टिप्स है तो देते चलें। बस उनको मैं यही कहता हूँ कि आप अलंकार को कीजिए। अलंकार मीन्स एक्सरसाइज है जो तैयार करने के लिए सारे ग म रे ग म प ग म प ध म प ध नि प ध नि सा नि ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा ध नि प ध म प ग म रे ग सा। ये ऐसी जो एक्सरसाइज होती हैं उनको रोज़ 50-100 बार बजाइए, बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने प्रभात खबर को इतना समय दिया। आपकी नॉलेज को मैं नमन। अरे नहीं पंडित जी, बस आपके बारे में पढ़ना हमारे लिए एक फक्र की बात है, हम पढ़ पा रहे हैं आपके बारे में। बहुत अच्छा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।